पहले हेमंत सोरेन और अब अरविंद केजरीवाल। जी हां, 50 दिनों में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दोनों ही नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन जहां ईडी की कस्टडी में है, वहीं अरविंद केजरीवाल को भी 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहना है। इससे पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता भी जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। इन सभी गिरफ्तारियों को देखते हुए ईडी की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि ईडी इतनी ताकतवर संस्था बनी कैसे। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल 1947 में देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि फेमा लागू हुआ था। इसी के तहत 1 मई 1956 को ईडी का गठन किया गया। पहले इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट था, जिसे बाद में बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। शुरुआत में ईडी का काम विदेशों में चल रहे एक्सचेंज मार्केट में लेन देन कर रहे लोगों की जांच करना था। बाद में पीएमएलए, फेमा, एफईओए जैसे कानून आए और ईडी की ताकत बढ़ती चली गई। साल 2012 तक ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच उन्हीं मसलों में कर सकती थी जिसमें 30 लाख या इससे ज्यादा रकम का हेरफेर हो, लेकिन 2013 में कानून में संशोधन कर 30 लाख की सीमा को खत्म कर दिया गया। फिर 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17, 1 और 18 में संशोधन किया। इसने ईडी को कानून के दायरे में रहकर किसी के घर पर भी छापेमारी, सर्च ऑपरेशन और गिरफ्तारी का अधिकार भी दे दिया। इस एक्ट में एक नई धारा 45 भी जोड़ी गई, जिसने ईडी को अधिकार दिया कि वो बगैर वारंट के भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इतना ही नहीं, ईडी अगर किसी को समन करती भी है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। साथ ही ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य है, जबकि बाकी मामलों में बयान कानूनी रूप से तभी वैध होता है जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया जाता है। ईडी को यह अधिकार भी दिया गया है कि अगर उसे लगता है कि कोई संपत्ति गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों से बनाई गई है तो उस पर भी कार्रवाई कर सकती है। पुलिस या दूसरी जांच एजेंसी अगर एफआईआर दर्ज करती है तो आरोपी के पास उसकी कॉपी मांगने का अधिकार होता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कॉपी देने का प्रावधान नहीं है। पीएमएलए कानून में सबसे बड़ी सख्ती ये है कि इसमें खुद को निर्दोष साबित करने का बोझ आरोपी पर होता है। ऐसे मामलों में जमानत मिलने में भी मुश्किल होती है। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया था कि ईडी देश की सबसे ताकतवर एजेंसी है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने 545 पन्नों का फैसला सुनाया था। 3 जजों की बेंच ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, छापेमारी, बयान दर्ज करने, गिरफ्तार करने और समन जारी करने के अधिकारों को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब ये कहा था, अगर ईडी किसी को गिरफ्तार करती भी है तो उसे आरोपी को ईसीआईआर यानी रिपोर्ट की कॉपी देना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ कारण बता देना ही काफी है। गौरतलब है कि इस वक्त ईडी के घेरे में बड़े बड़े नेताओं से लेकर ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस घराने, कॉरपोरेट और विदेशी नागरिक हैं। इन सब मामलों में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। यहाँ आपको बता दें कि ईडी खास तौर पर 3 काम करती है, जिसमें पहला है मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें पैसों की हेराफेरी कर कमाई गई संपत्ति की जांच करना और उसे जब्त करना है। दूसरा है विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन रोकना और तीसरा है भगौड़े अपराधियों पर शिकंजा कसना, जिसमें विदेश भाग चुके अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करना शामिल है।